तो यो स्टॉक की शुरुआत हो चुकी है और आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। बाजार पर भी आपको हम राय देंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि कैसे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। ये जो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके, जो भी तरीका आपको पसंद आता हो, आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। याद रखिए, शो के दौरान जो है आप अगर व्हाट्सएप कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो हम आपको कॉल करेंगे। इसके अलावा आप पहले से अगर अपने सवाल व्हाट्सएप कर देंगे तो हमें संपर्क करने में आसानी होगी। यही नहीं, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वहां पर भी सवाल पूछ सकते हैं, और इस शो को लाइव देखते वक्त YouTube पर भी कमेंट कीजिए। हम बीच बीच में YouTube के भी सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। और आज आपकी खास रणनीति बनाने के लिए, आपके सवालों के समाधान देने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यस सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग। आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों को जरा दे देते हैं। तो बाजार में देखिए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव भरा कारोबार, एक शानदार रिकवरी हमें देखने को तो मिली थी, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि लगभग 60 अंकों की यहां पर तेजी हमें देखने को मिल रही है निफ्टी में, और 24,950 के थोड़ा नीचे इस वक्त कारोबार होता हुआ निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहां आप देख रहे हैं कि लगभग 30 अंकों की गिरावट, 55,125 के आसपास कारोबार होता हुआ बैंक निफ्टी में। अगर हम निफ्टी के और टॉप गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे टीसीएस लगभग 2.5% की तेजी यहां टीसीएस में देखने को मिल रही है। निफ्टी का टॉप गेनर इस वक्त टीसीएस। ऊपर से आप देखिए, लगातार जितने जो आईटी स्टॉक्स हैं उसमें दम नजर आ रहा है। विप्रो 2.5% मजबूत होता हुआ, इसके अलावा इन्फोसिस में भी लगभग 2.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। एचसीएल टेक 1.5% मजबूत है। टेक महिंद्रा, हिंडाल्को और कोल इंडिया में 1.25% तक की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। लूजर्स की लिस्ट अगर आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे अपोलो हॉस्पिटल निफ्टी का टॉप लूजर, यहां 0.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक यहां भी 0.5% से ज्यादा टूटता हुआ। भारतीय एयरटेल में 0.5% तक की गिरावट। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, बजाज फिनसर्व में भी 0.5% तक की कमजोरी हमें देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जरा लेकर आइए, यानी मार्केट ब्रेथ अगर हम आपके सामने रखें तो आप देखेंगे कि आज एडवांसेस का पलड़ा भारी है। 1516 शेयर इस वक्त ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, और 1134 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में कारोबार करते नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब बाजार पर जरा देखते हैं कि क्या नजरिया बनता हुआ आ रहा है, क्योंकि उतार चढ़ाव, और एक तरह से अगर हम निफ्टी को देखें तो आप देखिए लगभग 60 अंकों की तेजी तो है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई थी 24,970 के आसपास गया था, और वहां से अब देख रहे हैं कि हम एक जो है गिरावट नजर आ रही है, और इस वक्त लगभग 60 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में देखें तो यहां पर लगभग 40 अंकों की गिरावट, 55,100 के स्तर पे आता हुआ इस वक्त बैंक निफ्टी। तो लक्ष्मीकांत जी, रिकवरी जो लग रहा था वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन वहां से अब बाजार टूटता हुआ हरे निशान में निफ्टी जरूर है, बैंक निफ्टी लाल निशान में। क्या रणनीति अब आने वाले चंद घंटों के लिए आप देंगे? सुप्रभात प्रशांत जी। सो मार्केट में रिबाउंड तो आया है, बट इसको निफ्टी को 50 एसएमए के लेवल के ऊपर सस्टेन होना जरूरी रहेगा, जो कि 25,020 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। अगर 25,020 के ऊपर निफ्टी टिकता है तो देन आफ्टर हमें 25,160 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इंडेक्स में थोड़ा सा एक सबड्यूड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट अच्छे दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी आईटी में, निफ्टी फार्मा में, निफ्टी रियलिटी में यहाँ पर हमें ट्रैक्शन देखने को मिल रहे हैं, और कई सारे स्टॉक मजबूती के साथ ऊपर की तरफ बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, और पिछले हफ्ते भी हमें इसका अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला था। इवन रेशियो चार्ट पे भी बैंक निफ्टी में जो लाइन चार्ट है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो आने वाले समय में भी लगता है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म करेगा। अभी फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस 55,400 के आसपास है। जैसा कि हमें पता है कि फ्राइडे के सेशंस में बैंक निफ्टी 100 डीएमए के नीचे चला गया था, तो अब वो एक रेजिस्टेंस की तौर पे काम करेगा। तो ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 55,400 का है। वहीं पे जो सपोर्ट है वो 54,900 का है। अगर बैंक निफ्टी में वो सपोर्ट टूटते हैं तो देन हमें फर्दर वीकनेस देखने को मिल सकती है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 54,400। बट अगर हम सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि आज के सत्र में निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी रियलिटी में मजबूती देखने को मिल सकती है। चलिए, तो बाज़ार का लबोलुबाब तो ये हुआ, लेकिन देखना होगा कि इस हफ्ते की आगाज़ किस तरह से अब आगे बाज़ार अपना मोमेंटम जो है बना कर रखता है। और यहाँ पर विनायक जी का हफ्ता है, क्योंकि आगमन हो रहा है गणपति बप्पा का, और लिहाजा देखना होगा कि हम सबके विघ्न किस तरह से अब दूर होते हैं, ख़ासतौर से बाज़ार के। बहरहाल, लेकिन दर्शकों का जुड़ना शुरू हो चुका है और हमारे पहले दर्शक रवि गुप्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रवि जी, हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग, छपरा से बोल रहे हैं बिहार। अच्छा, बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है और किस भाव पर? मेरा सवाल था गौरांग शाह जी से कि मैं उन्हीं का रिकमेंड जी, आपके स्टूडियो का रिकमेंडेशन था टाटा टेक्नोलॉजी। अच्छा, वो हमारे आज के पहले- एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन जो हमारे एक्सपर्ट हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला जी, वो भी आपको बहुत सधी हुई राय देंगे जो आपके मुनाफे के लिए ही होगी। टाटा टेक्नोलॉजी में आपने किस भाव पे खरीदारी कर रखी है सर? 855, जो कि 1200 के रेट में लिए थे, अच्छा, और फिर बाद में एवरेज किए तो 300 और लिए 800 के रेट में। ओके। अब हमको पूछना यही है, एवरेज प्राइस क्या आपकी 855 किसी है? और- जी, एवरेज प्राइस 855 है? एवरेज प्राइस 1000 है। एवरेज प्राइस आपकी 1000 है, ओके, हाँ। ठीक है सर। मुझे ये बताइएगा कि अब आप इसमें कितना और समय देना चाहते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी समय तो दे दिया है, और वैसे अगर आपने गौरांग जी से सलाह दी है तो आपको लंबी अवधि का नज़रिया। जी, समय जब तक इसमें प्रॉफिट नहीं तब तक रुकेंगे। जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आप रुकना चाहते हैं। चलिए ठीक है, ये क्लैरिटी आप में है, वो अच्छी बात है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, एवरेजिंग के लिए चाहिए, एवरेज करना अभी इस रेट पे और किया जाए कि अभी रुका जाए। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। और राइट, लक्ष्मीकांत जी, एवरेज भाव इनका 1000 का है, और अब इन्होंने लंबी अवधि के लिए रखा था, लेकिन अब इनका जो नज़रिया है वो जब तक प्रॉफिट में नहीं आते तब तक इसमें रुकना चाहते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो काफ़ी वीक लग रहा है लक्ष्मीकांत जी, और कुछ खास मूवमेंट भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही लो है इनके एवरेज प्राइस से भी, 689.95 के लेवल्स हैं। अगर आप इनको एवरेज करने की सलाह देते भी हैं, सबसे पहले तो क्या आप वो सलाह देंगे, और अगर देते हैं तो किस लेवल पर एवरेज करने की सलाह देंगे, और उसके बाद इनको और कितना रुकना चाहिए? सुप्रभात कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो टाटा टेक्नोलॉजी का जो चार्ट है वो अगर वीकली, मंथली, अगर हम दोनों ही बड़े चार्ट पे जाके देखते हैं तो मुझे लगता है कि वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बट अभी फिलहाल स्टॉक में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दी है। 650 का सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर मंथली के चार्ट पर हायर टॉप हायर बॉटम के अनुसार ये स्टॉक थोड़ा सा ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वीकली के चार्ट्स पे भी जो 6,650 का जो सपोर्ट है वो भी अभी भी इंटेक्ट है। अभी फिलहाल के लिए तो इनको थोड़ा रुकना पड़ेगा। बट एक रेजिस्टेंस है जो कि 705 के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक बार इसका क्लोज 705 के ऊपर होता है तो वहां पर एक एंट्री लेने का सुझाव हमारी तरफ से रहेगा। वहां से फिर एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें 780 से लेकर 800 तक के लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर 650 के के नीचे अगर इसकी क्लोजिंग होती है इस स्टॉक की, और हमें वहां से फर्दर अगर डाउनवर्ड प्रेशर देखने को मिलता है तो फिर इनको एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। दूसरे कई सारे स्टॉक हैं जहां पर शॉर्ट टर्म बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां पर ट्रेड करना मुनासिब रहेगा। और यहाँ पर मुझे लगता है कि 650 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करना चाहिए। वीकली के नीचे अगर वीकली चार्ट्स पर अगर 650 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो डेफिनेटली फिर यहाँ से इनको एग्जिट करके दूसरे किसी स्टॉक में ट्रेड करना मुनासिब रहेगा।
है टाटा टेक पर आपको एक विस्तृत राय मिलती हुई लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। नागेश गोडरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेश जी गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, आई एम बिलोंग्स टू कर्नाटका सर, यादगिरी डिस्ट्रिक्ट। ओके ओके ओके, हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू सर? आई एम ऑल्सो गुड। प्लीज क्या जानना चाहते हैं आप बताएं। सर मेरा क्वेश्चन है, मैं टाटा मोटर्स में 25 शेयर लिया सर, 990 समथिंग। ओके 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 वो मेरा व्यू है सर लॉन्ग टर्म। ओके तो अभी वो क्या है, अक्टूबर में डीमर होके 1:1 शेयर मिल रहा है सर। ओके ओके, तो चलिए उसमें मैं अभी ऑलरेडी आई एम इन 40% लॉस सर। ओके तो फ्यूचर में और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करूँ क्या, इतना बस करो सर? ठीक है, चलिए आपको बेहतर राय देंगे। टाटा मोटर्स से ये कहना होगा कि बहुत लोग ऊपरी स्तरों पर लक्ष्मीकांत जी फंसे हुए हैं और इनका भी जो है वो 30 से 40% तक का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। 993 की इनकी बाइंग है। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि इस बाजार में लगभग 1.25% चढ़ता हुआ और पिछले कुछ टाइम से एक मोमेंटम तो आया है। मतलब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी हमने देखा लगभग 1.5% की एक तेज़ी हमें देखने को मिली है। हालांकि पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल रहा है। ऑलमोस्ट बस 4% तक का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है और पिछले अगर हम इस साल अब तक देखें तो 8% टूट चुका है ये स्टॉक। क्या करना चाहिए? जी, लेकिन लंबे समय गिरावट के बाद स्टॉक में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है और 11 अगस्त को यहाँ पर हमें बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन देखने को मिले था। वहां से फिर अच्छी रिकवरी देखने को मिली, पर फिर जब ये स्टॉक अपने 200 SMA लेवल के पास पहुंचा तो वहां से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो आपको इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है टाटा मोटर का। तो मुझे लगता है अगर एक 710 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेक थ्रू मिलता है तो यहाँ फिर हमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स में और फिर वहां से 750 760 तक के लेवल्स हम देख पाएंगे। हालांकि इनका जो प्राइस का लेवल है वहां तक आने में टाटा मोटर्स को काफी समय लग सकता है, बट मुझे लगता है कि एवरेजिंग करने के लिए जब भी स्टॉक 710 के ऊपर हो तो वहां पे कुछ और शेयर लिए जा सकते हैं और वहां पर फिर हमें 760 780 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टाटा मोटर्स में। और ये जो हमारा व्यू है वो जब तक जो पॉजिटिव बायस है उसके सेंटीमेंट तब तक बने रहेंगे जब तक ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग लो जो कि 650 के पास आता हुआ दिखाई दे रहा है उसके ऊपर ट्रेड करता है। 710 के ऊपर एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, वहां से फिर हमें 760 780 के लेवल्स टाटा मोटर में देखने को मिलेंगे। तो 10 अहम लेवल अगर उसके ऊपर जाता है तो फिर 780 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ गए हैं। पाटिल साहब नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? गुड मॉर्निंग। सुधाकर पाटिल जी। जी सर नमस्कार। जी मैं जलगांव से बोल रहा हूँ मैडम। ओके, सब खैरियत? बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा? थोड़ा सा तो है बरसात। बताइए पाटिल साहब, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है? हाँ मैडम, मेरे पास 58 के रेट में BEL कह रहे हैं आप? हेलो पाटिल साहब आपकी आवाज़ आ रही है। BEL में खरीदारी कर रखी है? हेलो। चलिए, मेरे ख्याल से कुछ तकनीकी दिक्कत है, लेकिन लक्ष्मीकांत जी इनका सवाल हमारे पास है। BEL और बम्पर मुनाफे में ये हैं इस वक्त, बात नहीं हो पा रही है इनसे क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि इनको पार्ट प्रॉफिट बुक करना है या नहीं करना है। अब बताइएगा, यहाँ से पार्ट प्रॉफिट बुक करने की रणनीति आप इनको क्या रेकमेंड करेंगे? देखिए, वैसे तो ओवरऑल ट्रेंड जो इस स्टॉक का वो काफी बुलिश है, बट अगर हम पिछले 2 महीने का ट्रेंड देखें तो वहां पे हमें एक हल्का सा करेक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है और अभी भी स्टॉक अपने 100 DMA के लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है कि 345 350 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करना चाहिए। अगर ये BL इसको डिफेंड कर ले जाता है और ऊपर की साइड मूव होना स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है कि 390 के ऊपर एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें वीकली के चार्ट पर देखने को मिल सकता है और वहां से फिर हमें इसमें रिकवरी दिखाई देगी। फिर से स्टॉक फिर हमें 425 से लेकर 435 तक के रेंज दिखा सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए इनको 345 के स्टॉप लॉस के साथ BL को होल्ड रखने की सलाह रहेगी। लॉस के साथ आपको रुके रहने की सलाह और मुनाफा भी आप कमा रहे हैं, सो कंग्रेचुलेशंस ओवर देयर। हम एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं योर स्टॉक में और आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि ब्रेक के उस पर हमारा खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन पर हम फोकस करेंगे और लक्ष्मीकांत शुक्ला जी भी हमारे
साथ बने हुए हैं, दर्शकों का जुड़ना भी जारी है। अगर आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए, और स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हो तो स्टॉक का नाम, किस भाव पे खरीदा है और कब तक इसमें रुकना चाहते हैं, और एक एक करके हम आपके सवालों के समाधान लेकर आएंगे। एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। यो स्टॉक्स देख रहे हैं आप, सवाल भेजते रहिए और इस बीच यूट्यूब के भी सवालों को अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। अमित कुमार साहब का सवाल लेते हैं यूट्यूब से। इन्होंने जो सवाल पूछा है वो BHEL पे पूछा है, माफ कीजिएगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पे पूछा है, और इनके पास 70 शेयर हैं और 141 के भाव पे इन्होंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिया हुआ है। ऊपरी स्तरों की खरीदारी है लेकिन शेयरों की संख्या कम है, इसलिए 1900 के आसपास ही नुकसान हो रहा है। लक्ष्मीकांत जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आपको कैसा लगता है? इनकी जो खरीदारी है वो तो ऊपरी स्तरों की है 141 की। कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बेरिश साइड का ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है 117 120 के आसपास आता हुआ। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक स्पाइक देखने को मिला था, बट जो मोमेंटम था वो सस्टेन नहीं हो पाया, और फिर से जो अपसाइड के जो मोमेंटम थे वो फिजल आउट होते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी ये जो करेक्शन है बना रह सकता है। हाँ, एक बार ये स्टॉक 120 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि वहां से हमें फिर ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा और फिर से स्टॉक अपना अपसाइड का मोमेंटम रेज्यूम कर पाएगा। देन आफ्टर 132 के लेवल्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। बट अभी फिलहाल चार्ट देख कर तो लग रहा है कि यहाँ पे जो करेक्शन है वो बना रह सकता है। अगर 108 के लेवल्स टूटते हैं तो फर्दर करेक्शन हमें 101 तक देखने को मिलेगा इस स्टॉक में। राइट, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपकी ये सलाह, लेकिन हमें रुक करना है हमारे खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की ओर। जीएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत मेरे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, हाय मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और अक्षय, सबसे पहले शुरुआत बाजार की चाल के साथ ही हम करेंगे। कैसे देखते हैं आप हफ्ते का आगाज जो बाजार ने आज किया है, और उसके साथ ही बताइएगा कि ऑप्शंस के चैंपियन में आपकी रणनीति आज किसकी ओर है? जी, तो गुड मॉर्निंग। अगर आप देखें तो बाजार में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है ओपनिंग से, बट जिस तरीके का शॉर्ट टर्म सेटअप है 24,800 ये निफ्टी का सपोर्ट है। ऊपर रिकवरी आती तो 25,150 ये रेजिस्टेंस जोन है। तो कुल मिला के एक न्यूट्रल सेटअप है। इसी रेंज में आपको बाजार ट्रेड होता हुआ मिलेगा। अगर इंट्राडे व्यू लेके चलना है तो बाय ऑन डिप्स 24,850 और 24,900 के जोन में बाय करने की रणनीति आप बना के चले। अगर ऑप्शन के चैंपियन के लिए स्टॉक जो है मेरा आज, वो उसका नाम है FSN ई कॉमर्स या नाइका। तो FSN ई कॉमर्स का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है स्टॉक। ये बहुत ही अहम ब्रेकआउट रहेगा। लेवल है उसका 230 का। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो सितंबर महीने में 250 प्लस स्टॉक चल सकता है। तो आपको नाइका का सितंबर 240 का कॉल बाय करना है, करीबन ₹4.5 के आसपास। इसमें आपको फर्स्ट टारगेट बनाना है 7, सेकेंड टारगेट बनेगा 8 और स्टॉप लॉस बनेगा 2 ऑप्शन प्रीमियम पर। रफली एक टारगेट बनेगा आपका इसमें 9,700 का, और रिस्क या स्टॉप लॉस आप 6,500 का बना के चले। नायका में रणनीति आप रेकमेंड कर रहे हैं, जहां पर लक्ष्य लगभग 7 से 8 रुपये का, स्टॉप लॉस आप बता रहे हैं 2 रुपये का लगाना होगा, अधिकतम नुकसान 6,500 और मुनाफा 9,700 का आपने आका है। अक्षय, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, रणनीति बताई। और लगे हाथों एक रिस्क डिस्क्लेमर भी, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम भी काफ़ी हद तक इन्वॉल्व होता है, लिहाजा जो है आपको सतर्क और सावधानी के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। हमारे दर्शक अरविंद साहब फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्ते सर। नमस्ते मैडम, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है, किस रेट पर? मेरे पास SBI का शेयर मैडम। ओके, 100 शेयर क्वांटिटी ले रखी है, 382.95 की। बाइंग प्राइस आप अपनी 382 बता रहे हैं ना? जी मैडम। ठीक है। अब सर मुनाफा आपको हो रहा है, और कितना समय आप देना चाहते हैं काउंटर को? वैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ मैडम मैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा था कि इसमें और क्या रणनीति रहेगी आगे, क्या क्या इसमें तेजी आएगी, क्या मैं यहाँ पे इसको देख के निकलूँ या फिर
जैसे लॉन्ग टर्म है मेरा तो। चलिए ठीक है, लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। आपकी बाइंग प्राइस दरअसल बहुत अच्छी है 382, तो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर आप लंबा नज़रिया भी पकड़ते हैं तब भी आपका मुनाफा काफ़ी हद तक बंधा रहेगा। पार्ट प्रॉफिट बुक करने की कोई रणनीति आपको चाहिए? जी मैडम। पार्ट प्रॉफिट बुक, आधा मुनाफा बुक करने को लेके कोई रणनीति सोचा है आपने? हाँ तो यही पूछ रहा था कि आगे इसमें क्या रहेगा, अगर ठीक। मुनाफा आधा कवर बता करूँ देते या इसको एक बार होल्ड पे बिल्कुल रखूं? बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मीकांत जी, वेरी इंटरेस्टिंग बाइंग प्राइस 382, और भी रुकना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जो मुनाफा दिखाई दे रहा है क्या उसको बांध के निकल जाएं? इन्होंने काफी लंबे समय से होल्ड करके रखा हुआ है। हमारा जो सेटअप है वो भी पॉजिटिव ही है, हालांकि जो पॉजिटिव अपसाइड का मोमेंटम है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है आने वाले समय में। काफी लंबे समय से ये स्टॉक अपने 200 और 100 डीएमए लेवल के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एसबीआई में स्ट्रेंथ तो है, बट फ्रेश बाइंग मोमेंटम हमें लगता है 840 के ऊपर आएगा। वहां से फिर हमें 900 920 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो इन्होंने जितने तरीके से पेशेंस दिखाया है, मुझे लगता है कि अभी भी पेशेंस के साथ इसको ये होल्ड करके देखें। हाँ, अगर पार्ट प्रॉफिट बुकिंग की बात आती है तो मुझे लगता है अगर 780 के नीचे की क्लोजिंग होती है तो वहां पर फिर ये पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो इतनी जल्दी एसबीआई उसको तोड़ेगा नहीं। तो वहां मुझे लगता है कि 800 के आसपास से हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिल सकता है। और आने वाले समय में अगर 840 के लेवल्स टूटते हैं तो हमें फर्दर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा एसबीआई में, जो कि इसको पुश करेंगे 900 से लेकर 920 तक के लेवल्स तक। तो ये है राय एसबीआई पे आपको मिलती हुई। 900 और उसके ऊपर तक के लक्ष्य जो हैं वो आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। महिमा जी को जोड़ते हैं अपने साथ। महिमा, गुड मॉर्निंग, कहां से बोल रही हैं? हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, मैं हिमाचल से बोल रही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अभी हिमाचल का मौसम कैसा है? सर बारिश हो रही है बहुत। बारिश, थोड़ी चिंताएं भी बढ़ जाती हैं आजकल पहाड़ी इलाकों में जब बरसात ज्यादा हो रही है। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। अपना ख्याल रखिए और हमें बताइए क्या मदद की जाए आज आपकी। सर मुझे आरबीएल बैंक के शेयर का पता करना था कि ये मैंने काफी टाइम से होल्ड किए हुए, 197 का एवरेज है। क्या बात है। तो ये आगे चलेगा या मुझे एग्जिट करना चाहिए? तो चलिए आपको राय दें उससे पहले तो आप बधाई स्वीकार करें, क्योंकि बहुत ही शानदार स्तरों पे आपने इस स्टॉक को होल्ड किया हुआ है और अच्छी बात है, आप पेशेंस के साथ इसमें बनी हुई हैं। अच्छे स्तरों की खरीदारी किस तरह का रिवॉर्ड देती है और उसमें अगर आप धैर्य का परिचय देते हैं तो क्या रिवॉर्ड होता है, वो महिमा जी की खरीदारी से आप समझ सकते हैं। आप देखिए इस वक्त अच्छा खासा मुनाफा इनको होता हुआ। महिमा, अभी कोई हड़बड़ी तो नहीं है पैसे निकालने की? ये मुझे ठीक है, चलिए। लक्ष्मीकांत जी, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस नजरिया चाहती हैं 197 शानदार स्तर पर खरीदारी आरबीएल बैंक में। भैया प्रशांत जी, इन्होंने काफी अच्छे लेवल्स पर इस स्टॉक्स को खरीदा था और उसका जो रिवॉर्ड है उनको मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और अभी भी जो हमें जो स्ट्रक्चर है वो वीकली और मंथली चार्ट्स पर जो देख रहे हैं वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी इनको बने रहना चाहिए। एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम का जो ट्रिगर है उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। 270 275 के आसपास एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये स्टॉक उसके ऊपर ब्रेक थ्रू देता है तो वहां से हमें पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो काफी असरकारक होता है। जब भी स्टॉक्स में मोमेंटम आने वाले होते हैं तो डेफिनेटली तो इस टाइप के पैटर्न्स बनते हुए दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है अगर 270 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो वहां से स्टॉक फिर 310 से लेकर 320 तक के स्तर को आने वाले समय में छू सकता है। और ये जो हमारा पॉजिटिव व्यू है वो इंटेक्ट रहेगा, वो जब तक ये स्टॉक 240 के ऊपर ट्रेड करता है। हाँ, अगर ये स्टॉक 240 के नीचे की क्लोजिंग देता है तो वहां पर फिर हमें हल्की सी एक गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल जो ट्रेंड है काफी स्ट्रांग है। 240 भी ये शायद ही ब्रेक करे, बट अगर 270 के ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो हमें फिर 310 से लेकर 320 तक के लेवल्स आरबीएल बैंक्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय आपको आरबीएल बैंक में मिलती हुई। और इसी के साथ लक्ष्मीकांत जी, आपने अपना कीमती समय दिया और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका और शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसी के साथ अब यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन यो स्टॉक का सिलसिला जारी है। आप अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहिए और छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।
सेकेंड एडिशन में, जहां पर हम लगातार आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट यहां पर अब जुड़ गए हमारे साथ, राजेश भोसले। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और योर स्टॉक में हमेशा की तरह हम दर्शकों के सवालों को आमंत्रित करते हैं शो में। हमारे जो दर्शक हैं वो व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर एक बार हम फ्लैश कर देते हैं, सो दैट आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकें। SMS के जरिए भी अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी मुमकिन है। 9167329108 इस नंबर पर अपने सवाल भेजिएगा। अगर आप चाहें तो यूट्यूब पर अगर लाइव देख रहे हैं खास तौर से, तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है लाइव हमारे एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। बहरहाल राजेश जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। और चलिए, तो बाजार उतार चढ़ाव के साथ कारोबार फिलहाल हम देख रहे हैं, जब से खुला है सीमित दायरे में जो है कारोबार कर रहा है। दबाव थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर आता हुआ, एडवांस डिक्लाइन से मार्केट ब्रेथ अभी भी एडवांसेस के खेमे में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उस लिहाज से अगर हम ब्रॉडर इंडिसेस देखें तो यहाँ पर बेंचमार्क्स के मुकाबले थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन जो है राजेश जी आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। खासतौर से अगर हम मिड कैप्स देखें, लगभग आधा % ऊपर है, और स्मॉल कैप भी आधा % ऊपर कारोबार कर रही हैं। बताइएगा, क्योंकि छोटा हफ्ता है और ऐसे में आज की बाजार की ओपनिंग को आप कैसे देखते हैं? कविता जी, देखिए ट्रंकेटेड वीक है और ऊपर से मंथली एक्सपायरी है, तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। निफ्टी अगर आप देखें तो लास्ट वीक एक बुलिश गैप रह गया था अराउंड 24,800 के जोन के आसपास, तो वो एक सपोर्ट के जैसा ऐड करेगा। एंड ऑन द हाई साइड अगर आप देखें तो 25,100 25,150 ये गोल्डन रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस जैसा ऐड करे, तो एक सीमित दायरे में रहेगा। बट अगर आप लास्ट वीक का ब्रॉडर मार्केट का परफॉर्मेंस देखें तो मिड कैप इंडेक्स जो है 2% से ज़्यादा वीकली गेंस के साथ क्लोज किया था। एंड आज भी अगर आप देखें तो ब्रॉडर मार्केट्स में काफ़ी स्ट्रेंथ है, तो की इंडाइसेस में भी एक कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है। बट स्टॉक स्पेसिफिक फोकस रखना है, कोई भी डिप आता है तो अच्छा खासे काउंटर्स में बाय करने की रणनीति रखनी चाहिए। तो ये है राय आपको मिलती हुई। अंजनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? पटना से बोल रहा हूँ सर। जी अंजनी, बताएं क्या मदद की जाए आपकी? हाँ, मेरा एक शेयर है डिक्सन का मेरे पास। डिक्सन टेक, ठीक है। 850 के रेट में खरीदा था, शेयर तो काफी बढ़ गया है, अप्रिशिएट किया है। हाँ, मैं हाँ। जानना चाहता हूँ इसका फ्यूचर, क्योंकि अभी मार्केट में टैरिफ वगैरह का जो अमेरिका ठीक के है। साथ चल रहा है, उसके चलते चूंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर है, तो जी, मैं जी, जानना बिल्कुल। चाहता हूँ कि इसका कुछ आगे क्या फ्यूचर मतलब मुझे तो लगता है कि जिन स्तरों पे आपने खरीदारी की है उन स्तरों से तो आपको चिंता करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक है ये। ठीक बात है। बहुत पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए अंजनी जी, बहुत ही शानदार स्तरों पर आपने खरीदारी की है और आपके धैर्य की भी दाद देनी होगी। लक्ष्मीकांत जी, 847 क्या शानदार स्तरों पर डिक्सन टेक जैसा स्टॉक इन्होंने कोविड के टाइम चूज में की। खरीदा था, जी जी जी, और बिल्कुल। बाद में स्प्लिट हुआ तो कुछ शेयर ज्यादा मिल गया। चलिए, नहीं लेकिन फिर भी आपने धैर्य का परिचय दिया, इतना समय दिया। आजकल धैर्य की कमी इन लोगों में नजर आती है। बताएं लक्ष्मीकांत हम जी। तो बहुत धैर्य वाले इन्वेस्टर हैं, इसीलिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल, चलिए मार्गदर्शन देते हैं आपको। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी डिक्सन टेक पे? जी प्रशांत जी, यहाँ पे मैं आंसर देना चाहूँगा। जी चाहूंगा। तो ओवरऑल अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर डिक्सन टेक का काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर मैं इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखूँ तो एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक यहाँ से जो इसके रिसेंट स्विंग्स हाई थे अराउंड 19,000 के, तो वो रिटेस्ट कर सकते, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। इसके जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है तो वो भी काफ़ी शानदार है, तो बायस ओवरऑल पॉजिटिव है। अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना है तो वो अराउंड 15,500 का रख सकते हैं। एक हायर बॉटम है और 200 DMA है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। 15,500 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में 19,000 एंड पॉसिबली 20,000 के भी लेवल्स नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, विशेष अठावले साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार विशेष, हाय, गुड मॉर्निंग।
चलिए, शायद इनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन राजेश जी, HDFC बैंक खरीदा हुआ है, इन्होंने जो डिटेल्स हमें दी है उसके मुताबिक इनकी बाइंग प्राइस ये 1300 बता रहे हैं। और वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस विशेष जी, आप मुझे सुन नहीं सकते लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बाइंग प्राइस, और आप रुके भी हैं इसमें, लंबा लगता भी है। और रुकने की अगर आपकी मंशा है तो आपको बता देते हैं, और अगर आपका नज़रिया कुछ प्रॉफिट बुक करने का है तो राजेश जी क्या सलाह होगी? जी, शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव डाइवर्जेंस और थोड़ा सा वीकनेस दिखाई दे रहा है। पॉसिबली न्यू टर्म में 1900 के लेवल्स तक रीटेस्ट कर सकता है। पास्ट में हमने देखा कि 89 EMA के आसपास सपोर्ट ले रहा था, बट उसको कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं वीकनेस एक्सपेक्टेड है 1900 के आसपास। तो चाहे तो एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वापस डिप में आता है 1850 1900 के रेंज में, तो वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई मतलब टेंशन लेने की बात नहीं है। वीकली चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, बट अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। है राय आपको मिलती हुई। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी प्रदीप, आवाज मिल रही है आपको? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, लेकिन उनका सवाल जरूर हमारे पास आया हुआ है। कोचीन शिपयार्ड पे राय जानना चाहते हैं। और राजेश जी, माफी चाहूंगा, आपका नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले गलत ले लिया था। एक 1810 ये खरीदारी का स्तर है इनका कोचीन शिपयार्ड पे, और यहाँ पर जो है इनके भाव से बस समझ लीजिए कि 100 रुपया ही नीचे है। ये स्टॉक का, डिफेंस का स्टॉक है। थोड़ी जो रैली होती है वो उस तरह की अक्सर नज़र नहीं आती जितनी उम्मीद करते हैं लोग। क्या करना चाहिए? देखिए प्रशांत जी, ओवरऑल अगर आप देखें तो मई मंथ में काफ़ी अच्छा रैली स्टार्ट हुआ था। 1400 से स्टॉक जो है 2500 लेवल तक गया था। उस दौरान हमने देखा था कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हुए थे। एंड अभी हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 मंथ से जो प्राइस करेक्शन हुआ है तो वो काफ़ी ड्राइड डाउन वॉल्यूम्स के साथ हुए हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप देखें तो प्राइजेस अभी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह होगी। नीचे में अगर आप देखें तो 1600 के आसपास काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 200 DMA और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश गैप है। तो फिलहाल के लिए होल्ड रखने की सलाह होगी। 1600 1590 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। एंड बाउंस में सलाह होगी कि अगर 2100 के जोन में आता है तो वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कोचिन शिपयार्ड पे आपकी ये सलाह। मुंबई से ऋषभ फोन लाइन पर है। ऋषभ, हाय, गुड मॉर्निंग। हेलो मैम। बताइए। हेलो जी ऋषभ, आपकी आवाज आ रही है। मैम मेरे पास है ना पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर्स हैं 459.94 पे। तो क्या करना है मैम? आपको इसमें कब तक रुकना है? और हेलो, कब तक रुकना है इसमें? कितना समय और तो देना मैम चाहें? 5-6 महीने अभी होल्ड कर सकता हूँ। बहुत जबरदस्त घाटे में हो आप ऋषभ। यस मैम। चलिए राजेश जी, 994 बहुत ऊंची बाइंग प्राइस है, क्या आप रेकमेंड करेंगे? देखिए कविता जी, स्टॉक में एक मेजर क्रैकडाउन आया था अगस्त के स्टार्ट में। एंड जनरली ऐसे क्रैक के बाद स्टॉक जो है कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है या फिर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। तो सलाह यही होगी कि कोई भी बाउंस आता है तो रिट्रेसमेंट लेवल्स पे अराउंड 700 के आसपास एक बार प्रॉफिट लॉस जो है बुक करना चाहिए। एंड जो क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें स्विच करना चाहिए। इस स्टॉक में कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नियर टर्म में नहीं एक्सपेक्ट करते। तो 700 के आसपास बाउंस आता है तो वहां कहीं ना कहीं एग्जिट करना चाहिए। तो के आसपास कोई बाउंस आता है तो वहां पर एग्जिट करने की आपको सलाह मिलती हुई। श्याम लाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्याम लाल जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। श्याम लाल जी कहां से बात कर रहे हैं? मैं मोहाली से बात कर रहा हूँ सर। मोहाली से, वाह वाह। हमें बताइए क्या मदद करें हम आपकी? सर मैंने इसके इरकॉन जो है ना इसमें लिए हुए थे 5500 शेयर। ठीक है। 201 के भाव से। ओके। अब ये डाउन जा रहा काफी, इसका क्या करेंगी? ठीक है। टीटागढ़ भी है आपके पास? हाँ जी, टीटागढ़ 2 शेयर हैं। टीटागढ़ किस भाव पे लिया आपने? टीटागढ़ 950 पे जी। 950 पे, 201 के भाव पे इरकॉन। हाँ जी। और
ठीक है, और आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन जरा फिक्की के एक इवेंट में चलते हैं जहां पर आरबीआई गवर्नर कुछ कह रहे हैं, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। India's macroeconomic fundamentals. At the same time, the Reserve Bank has not lost sight of its objective of growth. For example, before COVID, when growth was slowing, and even in recent months, when inflation has been benign and growth needed to be supported, the Monetary Policy Committee reduced the policy repo rate. And so we will continue to conduct monetary policy with the primary objective of price stability, keeping in view the objective of growth. Coming to regulation of banks and NBFCs, they still continue to occupy a very, very major portion of our credit needs. 73% of the total credit needs in our country, 73% of the total credit needs in our country, they are satisfied, met by the entities which are regulated by the Reserve Bank of India, including the banks. The banks contribute about 53%, remaining 20% coming in from the NBFCs, the HFCs, the All India Financial Institutions, and others. This shows the importance of the RBI regulated entities in meeting the credit needs of the economy, and it has been our endeavor to regulate these entities with an aim to ensure that the financial system remains healthy and grows sustainability. Regulation, I would like to mention over here, is that it's akin to friction. If friction is too less, which some people will demand, one will fall while walking. And if it is too much, on the other hand, it will certainly impede progress. Regulations provide the necessary friction to promote financial stability and safety of depositors' hard-earned money. However, stringent regulations may impede growth of the economy. The art of regulation making lies in finding the right balance between safety and growth, the right amount of friction. In other words, pursuit of this balance or optimal regulation has always been our constant endeavor in the RBI. And so we have followed now 5 principles in our regulation making. You're all aware of these 5 principles. I'll not go into the details of those principles. First of them is that we have now moved more towards principle-based regulations rather than being prescriptive or rule-based. We have espoused the idea of proportionality to strike a balance between the costs and benefits of regulation. Impact analysis, I may mention here, is an integral part as to how it's going to impact each and every regulated entity, be it small or big. We have been consultative in our approach. We do various outreach programs. We have started the Connect to Regulate platform through which we reach out to all our stakeholders and the general public seeking suggestions on our regulations. Fourth, we have attempted to be evidence-based, data-driven as far as possible. We gather a lot of information. I think there has been a feeling that there is a lot of information seeking that is happening now from the RBI, but information is important for decision making, and I would request all the regulated entities to kindly assist us and provide us this information as quickly as possible in our endeavor to improve our regulation making. Fifth, we have been agile. We have adapted with change in context. We have course corrected with availability of new information and evolving landscape. And we have not hesitated in relaxing a stringent rule once deemed necessary if the context changes and the cost-benefit balance reverses. What we do as a matter of practice has now been institutionalized. As all of you are aware, recently we had issued the framework for regulation making, which codifies this approach, including these 5 principles
that I mentioned. Even this year, we have taken out a number of regulations, urban cooperative banks, risk weights to NBFCs, the provisioning requirements for government guaranteed security receipts, priority sector lending guidelines were revised to boost credit factors. For the LCR, it will hopefully release liquidity of about 6 percentage points. Similarly, we have come out with comprehensive and rationalized regulatory framework for investments in alternative investment funds, co-lending, non-bank, non-fund-based facilities, project finance, and gold loans. All these are examples of how we have been agile, we have been consultative, evidence-oriented, principle-based, and proportional in our regulation making. Going forward, we will continue with this approach. Our focus will be threefold. First and foremost, we will continue strengthening financial stability. This is our primary objective. This is the foundation on which this whole system is built. And so we do intend to implement the Basel III guidelines for market. They're already the draft is already there. Similarly, credit and operational risk from 1st April 2027, for which credit risk and ECL-related draft guidelines are now proposed to be issued soon. The remaining are already issued in one form or the other. Similarly, the forms of business circular is also planned to be finalized quickly. Second, we will endeavor to enhance ease of doing business. A lot of this has been talked about, and the government is also on its part doing its bit, having set up some task forces for enhancing doing of business, both at state as well as at central level. We have already in this regard rationalized a number of our regulations. The number of returns that regulated entities have to submit to us is an example of this. And now we are in the process, as I mentioned earlier, of consolidating all the regulations, and we have lots of them, thousands of them, into few regulations so that it becomes simpler, easier for you to comprehend and understand. In our pursuit for making principle-based framework, I would like to mention here स्वागत है ब्रेक के बाद। और श्यामलाल जी का सवाल रह गया था और राजेश जी उसी सवाल के साथ आऊंगा। इरकॉन 201 की बाइंग और टीटागढ़ 950 की बाइंग, दोनों पर राय दीजिए। देखिए प्रशांत, रेलवे स्टॉक्स में लास्ट वीक कहीं ना कहीं बस था और टीटागढ़ में भी काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल देखने को मिला है। वीकली चार्ट में मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, तो यहाँ पे टीटागढ़ होल्ड करने की सलाह होगी। नीचे में अगर आप देखिए तो 800 के आसपास बेस बन रहा है, फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। ऊपर में 930 टू 950 के जो है इमीडिएट अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए इन लक्ष्यों के लिए। दूसरा जो उन्होंने काउंटर पूछा है वो है इरकॉन पे। इरकॉन का अगर आप चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, कोई मेजर आउट परफॉर्मेंस नहीं है। बट मई में एक रैली स्टार्ट हुई थी 160 के लेवल से, तो फिलहाल के लिए 160 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में अगर आप देखिए तो 200 डीएमए पे स्ट्रगल कर रहा है, तो 185 का पहला लक्ष्य होगा। जैसे ही 180 क्रॉस करता है तो पॉसिबली 210 के भी अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए 160 के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। से आपको होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। और इसी के साथ राजेश जी धन्यवाद, आप आज जुड़े और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी कविता जी, जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी तो कोई निजी निवेश नहीं है, बट मे बी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हो सकता है। धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़कर दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। और इसी के साथ योर स्टॉक को यहीं समाप्त करते हैं और एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी बाजार का हाल जानेंगे मुनाफे की मंडी में। नमस्कार।